हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करनी है। इसमें छोटे छोटे डाटा हैं, आपने वो याद करने हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं वो याद करने हैं। कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल के एग्जाम्पल हैं वो याद करने हैं आपने। बस इन्हीं बात पे आपने फोकस करना है, ठीक है। वो जो 3 पाई चार्ट हैं, 3 जो पाई चार्ट बनाते हैं आप, इनवर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट का और प्लांट्स का जो है उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है करना है। और ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं आपको। पहला क्वेश्चन हमारे पास में यही साइंटिस्ट के बेस पर, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो ये है कुछ, इसमें पहला कॉलम है, ये है रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स स्पीसीज एरिया रिचनेस। और यहां साइंटिस्ट के नाम बता रहे हैं, ये है पॉल एहरलिच, डेविड टिलमैन और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस होते हैं, ठीक है। ये अकेला भी आ सकता है, मैच करा के भी आ सकता है, और कैसे भी जो है इसको क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको बना सकते हैं। तो जरा देखते हैं क्या है। आपको याद होगा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है ये किसने दी थी? ये दी थी जो है, ये रिवेट पॉपर किसने दी थी? ये दी थी यहाँ पर ये डेविड पॉल एलिश ने दी थी, ठीक है। किसने दी है? पॉल एलिश ने यहाँ पर ये दी थी, ठीक है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि सपोज कीजिए हमारा इकोसिस्टम एक एरोप्लेन की तरह है, ठीक है। हमारा इकोसिस्टम एक एरोप्लेन की तरह है और इकोसिस्टम की जो स्पेसीज हैं वो क्या है? वो उसके रिवेट है, मतलब वो उसमें जो मशीन वाली चीज होती है वो उसके क्या होते हैं? रिवेट होते हैं। और अगर हर एक पैसेंजर जो है एरोप्लेन से जो है उसके रिवेट को ले जाए तो जाहिर सी बात है वो एरोप्लेन सही से नहीं चल पाएगा स्टार्टिंग में। तो अगर कम इंपोर्टेंट की जो स्पेसीज इकोसिस्टम से लॉस होंगी तो बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसीज इकोसिस्टम से लॉस हो गई तो फिर वो इकोसिस्टम भी फिर डैमेज हो ही जाएगा। कुछ ऐसे कि अगर कोई जो है पैसेंजर एरोप्लेन का विंग ही ले जाए तो फिर वो एरोप्लेन नहीं चल पाएगा। तो इसी बात को बताने के लिए जो है साइंटिस्ट ने ये रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी। पॉल एलिश इसका नाम था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास में लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, ठीक है। तो ये इसने डेविड टिलमैन ने दिया था, इसके बारे में आप जानते हैं। वो क्या काम करते थे? ये आउटडोर प्लॉट्स में एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। ये कुछ प्लॉट्स में क्या रखते थे? स्पेसीज की वैरायटी कम रखते थे, और कुछ प्लॉट्स में क्या है, स्पेसीज की जो वैरायटी है वो ज्यादा रखते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस प्लॉट में स्पेसीज की वैरायटी ज्यादा होती है उसका जो प्रोडक्शन है वो ईयर आफ्टर ईयर जो है बढ़ता चला जाता है, उसमें कोई जो है फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है, और वहां पर डिजीज रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। और वहीं ऐसे प्लॉट्स जिसमें वैरायटी कम थी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी जो यील्ड है वो कम होती चली गई। यानी कि इस बात से साबित होता है कि हमारे इकोसिस्टम के लिए जो है बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए जो है हमारी अर्थ पर जो है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को, हमारी अर्थ को जो है मेंटेन इन्होंने कर रखा है। और हर एक स्पीशीज का नेचर ने कोई ना कोई काम उसका जरूर है, कोई ना कोई रोल उसका जरूर है। कुछ काम हमें पता है और कुछ काम हमें नहीं पता है। वो आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें उनका भी इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसीज एरिया रिचनेस जो है, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इन्होंने क्या जानते क्या किया था? इन्होंने याद करो, इन्होंने दिया था स्पेसीज एरिया रिचनेस वाली बात दी थी। ये एक ऐसा ग्राफ बनाया गया था इसमें, ठीक है, याद होगा आपके। ये कैसा आता है? ये ग्राफ कैसा आता है? ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आता है? ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। और इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्लेस पर उसकी बायोडाइवर्सिटी को देखना चाहें,
तो जैसे जैसे हम उसका एरिया कवर करते चले जाएंगे कुछ हद तक तो क्या है उसमें बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, फिर हम कितना ही एरिया जो है एक्सप्लोर कर लें, कितना ही एरिया कवर कर लें, फिर हमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा उसमें वैरायटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ग्राफ जो है ऐसा आएगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं स्पेसिस एरिया रिचनेस। और आपको याद होगा अगर हम इसको मैथ के अकॉर्डिंग लॉग टेबल में लें तो फिर ये क्या आएगा, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आता है जिसका इक्वेशन मैंने आपको याद कराया था, तो आप ये कर लेना, ठीक है। तो यहां हमने साइंटिस्ट के नाम किए। यहां से जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वो आपको देगा कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल और पूछेगा बताइए ये कौन सी कंट्री से जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अकेला एक सिंगल भी आ सकता है और मैच भी करके दे सकता है। जैसे आपको याद है ये डोडो बताइए डोडो, ये कॉलम फर्स्ट है, इसमें डोडो, क्वेगा, थाईलैसिन, स्टेलर्सिकाउ, बाली जवान है। और ये कॉलम सेकंड है, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, इसमें अफ्रीका और रशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। अब आपको बताना है कौन किससे मैच हो रहा है। चलिए तो बताते हैं, बताइए डोडो कहां से जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। तो आपके याद होगा जो डोडो है ये कहां से एक्सटिंक्ट हो गया है, ये हो गया है एक्सटिंक्ट मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो गया है। कहां से, मॉरिशस से। 17वीं सेंचुरी में ये मॉरिशस से एक पिजन की तरह बर्ड होता था, तो वहां के लोगों ने इसका कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो ये फिर वहां से जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। तो डोडो कहां से, मॉरिशस से। क्वेगा भी एक एनिमल था जो कहां से गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये हो चुका है अफ्रीका से। ये कहां से हो चुका है, अफ्रीका से जो है ये वहां से एक्सटिंक्ट हो गया है। थाईलैसिन कहां से हुआ है, ठीक है। जो थाईलैसिन है ये हुआ है यहां से। थाईलैसिन भी थोड़ा सा वुल्फ की तरह एक एनिमल था और ये हुआ है एक्सटिंक्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया से। कहां से हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गया है। स्टेलर्सिकाउ आप जानते हैं, ठीक है। स्टेलर्सिकाउ जो है कहां से हुई है, ये हुई है रसिया से। ये यहां से रसिया से जो है एक्सटिंक्ट हो गई है। बाली जवान और कैस्पीरियन ये टाइगर की 3 सब स्पेसीज थी जो हमारे इंडिया से जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। तो बाली जवान एक और लिख देते हैं, कैस्पेरियन, बाली जवान कैस्पियन कहां से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये हमारे इंडिया से जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांस होते हैं। मैथ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहां से सिंगल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच पेयर ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम याद करने पड़ेंगे जो फेमस हैं, जैसे कि काजीरंगा राइनोसोरस के लिए है, और गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वो एशियाटिक लायंस के लिए है। तो इस तरह की कुछ बातें जो है आपने याद करना पड़ेगी। जिम कार्बेट जो है वो टाइगर के लिए है, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सा है, राइनोसिरोस काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं ये कहाँ है, शिवसागर आसाम में है। तो यही हमारा पहला यही हमारा मैच हो गया है। ये आगे हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें जो है इसका सही मैच याद करेंगे। जैसे जिम कार्बेट पार्क में जो है टाइगर मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, टाइगर मिलते हैं, वहां पर लायन नहीं मिलते, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। लायन कहाँ मिलते हैं, लायन ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, जो गुजरात में जो वहां पर एक सिटी है जूनागढ़, तो वहां पर एक है गिर फॉरेस्ट है, वहां पर जो है एशियाटिक लायन को रखा गया है। तो वाइल्ड दुर्वा नेशनल पार्क में नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये नहीं है यहाँ पर। तो हमारा ये स्टार्टिंग में यहाँ से जो है ये मैच हो गया है, ठीक है। तो ये हम यहीं से जो है इसको याद कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इजी आ जाता है, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा लगता है अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और फिर वहां पर जो है बच्चे इस इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपने टफ क्वेश्चन भी करने हैं, इजी भी करने हैं, सब तरह के क्वेश्चन करने हैं आपने। तो ये हुआ था, तो याद ही करना है 2002 में जो है पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही,
Which of the following has maximum genetic biodiversity in India? राइस, मैंगो, टी या वीट? तो इसमें सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी पाई जाती है? तो आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं। आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल होते हैं। एक होता है जेनेटिक, जो कि जीन्स की वजह से होता है। इसमें जो डिफरेंस है वैरायटी में, वो उसकी जीन्स की वजह से होता है। और हमने आपको बताया था मैंगो में अकेले इंडिया में 1000 वैरायटी मैंगो की पाई जाती है। ठीक है, आपको 3-4 के नाम याद होंगे, लेकिन कुल मिला के 1000 टाइप का मैंगो अकेले इंडिया में मिलता है। और मैंने वहां पे आपको बताया था राइस, हमारे इंडिया में लगभग 50,000 वैरायटी का राइस मिलता है। ठीक है, वैरायटी का जो है राइस मिलता है। और इसके अलावा हमने आपको एक एग्जांपल और बताया था, एक वो मेडिसिन प्लांट था जिससे मेडिसिन निकलती थी, रेसल्ट्रीन। उसमें भी हमारे यहाँ जो है काफी हद तक जो है वैरायटी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा वैरायटी यहाँ राइस की है। 50,000 तक राइस अकेले इंडिया में मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया यहाँ पर राइस आ गया। तो स्टूडेंट अभी थोड़ा वेट करें आप, ठीक है, इसको हम रब करते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड बाय नेचर टू ह्यूमन बीइंग सच एज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एस्थेटिक वैल्यू। सेकंड है that economic benefits derived from nature by human beings such as food, medicine. Every species has intrinsic value even if it is not of any economic use to us. Narrowly utilitarian, broadly utilitarian और ethical. तो स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पर हमने एक टॉपिक उठाया है, आपकी बुक में एक टॉपिक है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। इसके लिए हम 3 लॉजिक देते हैं और उन 3 लॉजिक को कहते हैं यूटिलिटेरियन। एक होता है नैरोली यूटिलिटेरियन, इसमें हम सिर्फ मैनकाइंड के बारे में ही देखते हैं। इसमें हम सिर्फ उन बेनिफिट को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए, इसमें हम और किसी को इंक्लूड नहीं करते। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? इसमें हम जो हैं दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं कि नेचर उनको क्या 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 चीज जो है प्रोवाइड कर रही है। और इथिकल में हम जो हैं थोड़ा सा एक जो है फिलोसफी व्यू लेते हैं कि अगर हम किसी को लाइफ नहीं दे सकते तो फिर हमें ये राइट्स नहीं है कि हम किसी एनिमल को डिस्ट्रॉय करें, बल्कि हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो एनिमल प्लांट आज की डेट में पाए जाते हैं अर्थ पर, वो हमेशा रहें ताकि उनके बेनिफिट्स को जो है आने वाले जनरेशन भी ले सकती हो सकता है कि किसी प्लांट से अभी किसी प्लांट्स का या एनिमल्स का कोई यूज नहीं है आज की डेट में, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से ही कोई जो है साइंटिस्ट बन जाए और उसी प्लांट से जो है वो कुछ जो है ऐसी डिस्कवरी कर दे जो मैनकाइंड के काम आ सके। तो स्टूडेंट इसी के लिए हमने दे देते हैं लॉजिक, बस आपको यहाँ पर ऐड करना है कि कौन सा किस में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला हमारे पास में है इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड नेचर टू ह्यूमन बीइंग सच एज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एस्थेटिक वैल्यू। तो बताइए ये क्या सिर्फ मैन के लिए है या फिर सबके लिए है? बताइए, ऐसे यहां बताना आपको। दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम नेचर बाय ह्यूमन बीइंग्स सच एज फूड, मेडिसिन। बताइए तो कौन सा किस में आएगा? तो आपको साफ साफ लग रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो सबने करना है, एस्थेटिक वैल्यू भी सबको मिलनी चाहिए। तो सेकंड हमारा कहाँ गया बेटा? सेकंड हमारा आ गया ये, सेकंड हमारा आ गया ये, फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया, फर्स्ट हमारा ये यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर बाय ह्यूमन बीइंग, फूड एंड मेडिसिन। देखिए फूड और मेडिसिन आपको पता है, मेडिसिन का यूज तो हम ही करते हैं और आपको पता है इस दुनिया की जो 25% मेडिसिन है वो जो है प्लांट से ही देखने को, प्लांट से ही हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट हमारे यूज की बात हो गई। तो ये सेकंड वाला बन गया नैरोली।
नैरोली में हम सिर्फ ह्यूमन काइंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया सेकंड, ये सेकंड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, सेकंड यहाँ पे जाएगा। ये है एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट इज नॉट ऑफ एनी इकोनॉमिक यूज टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा फिलोसफी लुक ले रहे हैं, और हम ये ले रहे हैं कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम किसी भी एनिमल को डिस्ट्रॉय ना करें। तो यहाँ पर ये आ गया, इसका थर्ड यहाँ पे आ गया इथिकल। तो इस तरह के जो ऑप्शन आपको बना के देगा, मैंने आपको ऑप्शन ही दिए, सीधा आपको मैंने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड ग्रोव आर फॉर्मिंग खासी एंड जेंसिया हिल ऑफ डैश, अरावली हिल्स ऑफ डैश, वेस्टर्न घाट ऑफ डैश एंड द सरगुजा चंदा बस्टर एरिया ऑफ डैश। तो आप जानते हैं सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं। देखिए सेक्रेड ग्रोव क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रोव दुनिया के ऐसे बड़े बड़े एरियाज हैं जिसमें वहां के रहने वाले लोग क्या काम करते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं। ना तो वो उनको खुद डिस्ट्रॉय करते हैं और ना ही उनको दूसरों को डिस्ट्रॉय करने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो इन्हीं ट्रीज पर चलती है, और ये नेचर लविंग होते हैं, प्लांट की जो है वर्शिप करते हैं, या फिर इन एरिया का क्या होता है, कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे इसमें आप देखना है ये कहाँ कहाँ है। इन्हीं एरिया को हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, जो काफी सालों से अनडिस्टर्ब चल रहे हैं और बिना किसी ज्यादा एफर्ट करे हुए वो ये अनडिस्टर्ब चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर, आपको पता है ना। खासी एंड जेंसिया हिल्स, बताइए कहाँ होंगे ये, ठीक है। खासी एंड जेंसिया हिल्स कहाँ होंगे बताओ, सोच के बताओ कहाँ हो सकते हैं। ये होंगे मेघालय। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा मेघालय, ठीक है, ये आ गया मेघालय। अरावली हिल्स तो आप जानते हैं राजस्थान में है, ठीक है, तो ये आ गया राजस्थान। तो आप इसको याद करेंगे राजस्थान, ठीक है। और वेस्टर्न घाट ऑफ थर्ड ये आ गया महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जानते तुम, ये महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो ये यहां जाएंगे। और सरगुजा चंदा बस्टर एरिया कहाँ है, एमपी, ये मध्य प्रदेश में है। तो आपने इसको याद करना है, यहां से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीसीज। हालांकि आपको एक वो पाई चार्ट बना के देगा, वहां पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उन 3 पाई चार्ट की स्टडी तो आप करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको दिया गया फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबिया, इनका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी है। यहाँ हम नंबर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम किसकी बात करें, यहाँ हम बात कर रहे हैं बायो वेराइटी की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेराइटी है वो फिश की है, वेराइटी की बात कर रहे हैं हम, नंबर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिश के बाद नंबर आता है बर्ड्स का। तो हम यहाँ बर्ड्स के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है उसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स का नंबर, और सबसे कम दुनिया में वैरायटी मिलती है एम्फीबिया की, एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया के बारे में एक क्वेश्चन आप अलग से याद करें। एम्फीबिया सबसे ज्यादा जो है वल्नरेबल होते हैं एक्सटिंक्ट होने के लिए, मतलब ये आगे चलकर दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते और इन्हें हाइबरनेशन या एस्टाब्लिशन में जाना पड़ता है। एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। यहाँ हमने प्लांट लिए हैं, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, एंजियोस्पर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। पाई चार्ट में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी है, फंजाई की। फंजाई बहुत टाइप के फंजाई पाए जाते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की दुनिया में बहुत सारी वैरायटी है। उसके बाद एल्गी, एल्गी की बहुत सारी वैरायटी है। और सबसे कम दुनिया में वैरायटी है लाइकेन की ना, यहाँ हम बात वैरायटी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, तो अभी जो है रब करते हैं थोड़ा सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, दिस अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया लेकिन आने के चांस होते हैं कि हमने एक जो है टाइगर को बचाना है, तो इसके लिए हम पूरा का पूरा जो है जो फॉरेस्ट है उसी को ही जो है प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो आपसे पूछेगा बताइए ये किस जो है कंजर्वेशन में आता है। आपके याद होगा हमने दो टाइप के कंजर्वेशन पढ़े हैं, एक है इन सिचु, एक है एक्स सिचु। इन सिचु का मतलब होता है ऑन साइट और एक्स सिचु का मतलब होता है ऑफ साइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव अ टाइगर। तो ये होगा वहीं के वहीं, हमने वहीं के वहीं किया ना, जो वहीं के वहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ऑन साइट। तो इसका आंसर आ गया ऑन साइट मतलब इन सिचु कंजर्वेशन, ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, इन विट्रो तो नॉन लिविंग मीडियम होता है, इन वाइवो जो है ये लिविंग मीडियम होता है। ये दोनों टर्म तो यहाँ एप्लीकेबल है ही नहीं। और एक्स सिचु जो होता है ये कौन सा होता है, ऑफलाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर इन सिचु कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन सिचु कंजर्वेशन और एक्स सिचु कंजर्वेशन की बहुत सारे मेथड आपने पढ़े हैं। हमने इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन यहाँ बना दिया है ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए पहले आप बताइए यहाँ कौन सा मेथड जो है वो इन सिचु का नहीं है, मतलब वो ऑफ साइट है। बताइए क्या हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व तो होगा, नेशनल पार्क तो आप जानते होता है, सेंचुरीज भी होगा। तो ये बॉटनिकल गार्डन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन का मतलब क्या होता है, हम कहीं कहीं से जो अनडेंजर प्लांट होते हैं उनको लेके आते हैं और एक दूसरी जगह पर उनको लगाते हैं अंडर ह्यूमन केयर। इसी बात को हम कहते हैं बॉटनिकल गार्डन कह सकते हैं। और बॉटनिकल गार्डन को हम रेफरेंस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, टैक्सोनॉमी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया बॉटनिकल गार्डन। चलिए नेक्स्ट, एक कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। कुछ बातें यहाँ दे रखी हैं और इन कुछ बातों को आपने यहाँ मैच करना है। यहाँ पर लायन है, इन सिचु कंजर्वेशन है, एक्स सिचु कंजर्वेशन है, हॉटस्पॉट है और लंग्स ऑफ प्लैनेट्स हैं। तो बता दीजिए कौन सा मैच हो रहा है। तो लायंस आपको पता है, मैंने बताया था आपको, लायंस जो हैं गुजरात के गिर फॉरेस्ट में रखे गए हैं। तो है कहीं ये, हाँ, तो ये इसका आंसर आ गया, ये यहाँ मैच हो गया है। ठीक है, ये गिर फॉरेस्ट में आ गया है। इन सिचु कंजर्वेशन फिर से आ गया है। इन सिचु कंजर्वेशन का मतलब होता है वहीं के वहीं, ऑन साइट। तो ऑन साइट है कहीं पर, हाँ, तो ये इन सिचु आ गया हमारे पास में, ये ऑन साइट आ गया है। एक्स सिचु कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, एक्स सिचु का मतलब होता है एनिमल, अब प्लांट जो है अपने जो है नेचुरल एरिया में नहीं रह सकते, वहां उनको खतरा है। तो हम क्या काम करते हैं, जो अनडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको वहां से निकाल लिया जाता है और उसको ह्यूमन केयर में रखा जाता है, उनको वही एक नेचुरल एटमॉस्फेयर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑफ साइट। ठीक है, कहीं और ले जाकर। तो एक्स सिचु का मतलब क्या आ गया, एक्स सिचु को आ गया यहाँ पर ऑफ साइट आ गया, ये आ गया है। हॉट स्पॉट तो आप जानते हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, हॉट स्पॉट वो होते हैं जहां पर फिलहाल जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वहां एक कंडीशन है एंडेमिज्म। वहां पर कुछ वेराइटी, कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जो सिर्फ वहीं मिलती हैं। अगर वो वहां से जो एक्सटिंक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो पूरी दुनिया से जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो हॉट स्पॉट अगर हम इन सिचु कंजर्वेशन करना चाहें तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम हॉट स्पॉट को जो है कंजर्व करें। तो यहाँ पर मिलता है एंडेमिज्म, है कहीं यहाँ पर, हाँ ये आ गया एंडेमिज्म। तो ये आ गया हमारे पास में एंडेमिज्म आ गया। यहाँ आपने अलग से याद करना है कि पूरी दुनिया में कितने हॉट स्पॉट हैं और हमारे इंडिया में कितने हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है, मैंने आपको असाइनमेंट दिया, उसमें क्वेश्चन है, तो आप इसको लर्न करना। नेक्स्ट हमारे पास में लंग्स ऑफ प्लेनेट कौन है, लंग्स ऑफ प्लेनेट ये तो है अमेजन फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट जो होते हैं ये साउथ अमेरिका में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं और हमारे जो 20% जो ऑक्सीजन है वो वहीं से आती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट। लेकिन बहुत ही ये बेकार सी बात हो गई है कि अब इन जंगलों को जो है बहुत तेजी के साथ में जो है काटा जा रहा है, जिससे जो है बहुत तेजी के साथ में वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा था, एक बहुत बड़ा कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तो पॉपुलेशन के लिए चाहिए फूड, और फूड आपको कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। और एग्रीकल्चर कहां होता है? एग्रीकल्चर के लिए चाहिए जमीन, चाहिए लैंड चाहिए। तो इन जो है इन फॉरेस्ट को बड़ी तेजी के साथ में काटा जा रहा है ताकि वहां पर जो है घास उगाया जाए एनिमल्स के लिए, और सोयाबीन ठीक है, सोयाबीन उगाने के लिए यहाँ इनको बहुत तेजी के साथ में काटा जा रहा है। आपकी बुक में एक डाटा भी है कि वो कितने % जंगल ये कट चुके हैं, वो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये हम आपको बता देते हैं। ये फर्स्ट सेकंड लिखना है। ये है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, 2 टाइप का है, आप जानते हैं, एक इन सिचु एक एक्स सिचु। तो अब आपको बताना यहाँ फर्स्ट क्या आ सकता है, सेकंड क्या आ सकता है, थर्ड क्या आ सकता है, फोर्थ क्या आ सकता है। मैंने यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिए, बस मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, बताइए। तो यहाँ आ सकता है सेकंड ग्रो, तो फर्स्ट में क्या आ सकता है? फर्स्ट में यहाँ पर आ सकता है ये आ सकता है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट में क्या आ सकता है? यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ये। और यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर सेकंड में आ सकता है नेशनल पार्क आ सकता है, जैसे कि आप जानते हैं ये यहाँ पर नेशनल पार्क आ जाएगा। और सेंचुरीज भी आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेंचुरीज भी आ सकते हैं यहाँ पर, सेंचुरीज भी आ सकती है, ठीक है। थर्ड आपको बताना एक्स सिचु का क्या एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर एक्स सिचु का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो एक्स सिचु का एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ पर वो आप जानते हैं ना, वो ये हो सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन आप जानते हैं ना, प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है यहाँ पर, जिसमें हम बस बहुत लो टेम्परेचर पर पोलन ग्रेन गैमेट को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। एक यहाँ पर आ सकता है होम गार्डन आ सकता है यहाँ पर, ये आ सकता है यहाँ पर होम गार्डन, हमारे पास में यहाँ पे आ सकता है होम गार्डन आ सकता है। और ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन में इस तरह के आपको देगा, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज इन द फॉर्मर। मतलब आपको फॉर्मर का मतलब है पहले वाले के बारे में बतानी है, मतलब आपको जो है बायोस्फीयर के बारे में बताना है कि बताइए बायोस्फीयर का कोई ऐसा पॉइंट बता दीजिए जो नेशनल पार्क से अलग हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल पार्क में क्या होता है, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। वहां हम जो है ह्यूमन जो है कुछ नहीं कर सकता, वो सारा एरिया गवर्नमेंट के अंडर में होता है। जबकि आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो 3 जोन होते हैं, बीच का एक कोर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, एक बफर जोन होता है। तो यहाँ पर जो है बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ी सी जो है जो मैन की जो एक्टिविटी है वो अलाउ होती हैं, लेकिन ये जो कोर होता है कोर से थोड़ा वो हटके होती हैं। तो ह्यूमन यहाँ चाहे तो एग्रीकल्चर के जो है प्रोडक्ट कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट के अंडर में वो इसका इंटीग्रल पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बायोस्फीयर में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। चैप्टर ये एक ही लेक्चर रहेगा, इसके लिए 2 लेक्चर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसमें जो डाटाबेस क्वेश्चन है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, वो 3 पाई चार्ट जरूर याद करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।